चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो, एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद में वो तीसरे शब्द की रचना करते हैं, तो इसे कहते हैं संधि। और जब इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको अलग किया जाता है तो इसे कहते हैं संधि का विच्छेद, यानी संधि विच्छेद। तो अब हम जानेंगे संधियों के प्रमुख प्रकार के बारे में। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधियों से तात्पर्य हमारा उन संधियों से है जिनमें स्वरों के परस्पर मिलने से उनमें कोई परिवर्तन आता है, तो उसको कहते हैं स्वर संधि। इसी तरह से विसर्ग व्यंजन संधि से तात्पर्य है कि जब किसी व्यंजन के व्यंजनों के साथ मिलने से या फिर स्वरों के साथ मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में स्वर या व्यंजन के साथ में विसर्ग के मिलने से जो परिवर्तन आता है तो उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए जानते हैं स्वर संधि के बारे में। तो जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब स्वर के बाद स्वर, अर्थात बात करते हैं कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो परिवर्तन आता है किसी वर्ण में, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद, यानी स्वर संधियाँ जो हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो प्यारे बच्चों, हम इन्हीं 5 प्रकार की स्वर संधियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से यही बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी संधियों के बारे में आप लोग अगली कक्षाओं में सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। इसमें क्या होता है बच्चों, चाहे ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, इ, उ, ये जो होते हैं ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। तो जब ह्रस्व स्वरों के बाद में दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं समझ गए होंगे? ऐसे स्वर जिनको बोलने में थोड़ा अधिक समय लगे, जैसे कि आ, ई, उ। तो जब ह्रस्व स्वर के बाद में दीर्घ स्वर आता है या दीर्घ के बाद में ह्रस्व स्वर आता है और वो आपस में मिलते हैं, तो क्या हो जाता है? उनके स्थान पर दीर्घ स्वर ही हो जाता है। यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, जब आपस में मिलते हैं तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं तो अ के बाद में अ का आना, यानी छोटा अ और छोटा अ जब आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? बड़ा अ। उदाहरण के लिए देखते हैं धर्म और अर्थ। अब यहाँ पे धर्म क्या निकल रहा है? अ निकल रहा है, अ। और अर्थ में क्या निकल रहा है? अ निकल रहा है। तो जब ये दोनों अ और अ एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या हो जाता है? आ। तो इसका क्या होगा? सही उच्चारण क्या हो जाएगा? क्या शब्द बनेगा? धर्मार्थ। क्या बनेगा? धर्मार्थ। इसी तरह से एक और उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्वर और अर्थी, स्वर का अ, अर्थी का अ, दोनों जब आपस में मिल गए तो क्या हो गया? स्वार्थी। क्या हो गया? स्वार्थी। इसी के बाद में अगला उदाहरण देखते हैं दीर्घ संधि से जुड़ा हुआ। जब अ और आ आपस में मिलते हैं, क्या मिलता है? अ और आ दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उनके स्थान पर भी क्या हो जाता है? बड़ा आ। उदाहरण के लिए हिम और आलय। हिम में क्या निकल रहा है? छोटा आ निकल रहा है। और आलय में क्या निकल रहा है? आ की मात्रा, यानी दीर्घ और ह्रस्व आपस में मिल रहे हैं तो उनके स्थान पे क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमालय। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर कहीं पर कोई शंका हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा फिर से समझने की कोशिश करिए, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे। एक और उदाहरण देखते हैं, देव और आलय। देव, देव क्या निकल रहा है? अ। और आलय यानी आ यानी दीर्घ। अब यहाँ पे ह्रस्व और दीर्घ फिर से मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ, यानी देवालय। समझ में आया बच्चों? एक और उदाहरण देखते हैं कि जब दीर्घ के बाद में ह्रस्व स्वर आता है। उदाहरण के लिए विद्या अर्थी,
विद्या का आ, अर्थी का अ। यहाँ पे दीर्घ के बाद में क्या आ रहा है, यानी जो विद्या का आ है वो दीर्घ है, उसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, और अर्थी का जो अ है उसको बोलने में कम समय लग रहा है। तो विद्या अर्थी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा विद्यार्थी। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ उदाहरण की, तो एक और उदाहरण है रेखा अंकित। रेखा का बड़ा आ, अंकित का छोटा आ, जब दोनों मिलेंगे तो उनकी जगह पर हो जाएगा बड़ा आ, रेखांकित। क्या हो जाएगा, रेखांकित। एक और उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण है इ और इ के मिलने से। मैंने बताया था ना कि ये जो स्वर हैं अ, इ, उ, ये क्या है, ह्रस्व हैं, यानी लघु इनका स्वरूप है, इनको बोलने में कम समय लगता है। और आ, ई, उ जो हैं ये दीर्घ स्वरूप वाले स्वर हैं, इनको बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है। तो जब इ और ई मिलती है तो क्या हो जाता है, ई हो जाता है। एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे इसको, रवि और इंद्र। तो रवि में क्या निकल रहा है, रवि, रवि, ई की मात्रा निकल रही है छोटी ई, और इंद्र यहाँ पे भी ई है। तो जब ये ई और ई मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, ई। तो क्या शब्द बनेगा, रवींद्र। बहुत सही। ऐसे ही कवि और इंद्र, तो क्या हो जाएगा, कवींद्र। आगे देखते हैं, जब बड़ी ई और ई मिलती है, यानी बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा आपस में मिलती है तो क्या होता है, मही और इंद्र। क्या हो जाएगा, महींद्र। क्या हो जाएगा, महींद्र। नारी और इंदु, तो क्या हो जाएगा, नारींदु। क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई और छोटी ई आपस में मिल रही है और उसकी जगह पर क्या आ रहा है, दीर्घ स्वर आ रहा है, यानी बड़ी ई। इसी तरह से उ के बारे में भी होता है। एक उदाहरण उसका भी देखते हैं, भानु और उदय। अब भानु में छोटू उ की पाई लगी हुई, यानी उ निकल रहा है, और उदय में भी उ है। तो जब छोटा मतलब उ और उ मिलेंगे तो क्या होगा, उ। तो क्या हो जाएगा, भानुदय, यानी सूर्य का उदित। तो मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी दीर्घ संधि। अब देखते हैं गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि में क्या होता है बच्चों, कि जब अ या आ के पश्चात इ या ई हो, ध्यान से सुनना, जब छोटा आ और बड़ा आ के पश्चात छोटी ई या बड़ी ई हो तो उनकी जगह पर हो जाता है ए। क्या हो जाता है, ए। यानी जब छोटा आ और बड़ा आ के तुरंत बाद में छोटी ई या बड़ी ई हो तो उनकी जगह पर हो जाएगा ए। और इसी तरह से जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद में छोटा उ या बड़ा उ हो तो क्या हो जाएगा, ओ। यानी ई और ई होगी तो हो जाएगा ए, उ और उ होगा तो हो जाएगा ओ। और इसी तरह से अगर इसके पश्चात में रीर होगा, ऋषि वाला रीर, तो क्या हो जाएगा, अर। इसको कहते हैं गुण संधि। उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे देव और इंद्र। तो मैंने नियम क्या बताया था कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में अगर छोटी ई और बड़ी ई है तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ए। तो देव, देव में क्या निकल रहा है अंत में, आ, और उधर क्या है, इंद्र। तो जब देव और इंद्र दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। तो इसका सही शब्द क्या बनेगा, देवेंद्र। क्या बनेगा, देवेंद्र। एक और उदाहरण देखते हैं, सुर और इंद्र। अब यहाँ पर भी अ और ई है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ए। तो शब्द बन जाएगा सुरेंद्र। एक इसका उदाहरण देखते हैं कि जब इसकी जगह पर होगा उ। क्या होगा, उ। तो सूर्य उदय। तो मैंने क्या बताया था कि अ और आ के बाद में अगर उ या उ है तो हो जाएगा ओ। तो सूर्य, अ निकल रहा है और इधर है उदय, छोटा उ। तो जब आ और उ मिले तो क्या हो गया, ओ। तो क्या शब्द बनेगा, सूर्योदय। क्या बनेगा, सूर्योदय। यहाँ पर ओ हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है पश्चिम और उत्तर। पश्चिम में आ निकल रहा है, उत्तर में छोटा उ है, दोनों को मिलाकर के हो जाएगा ओ, और शब्द हो जाएगा पश्चिमोत्तर। क्या शब्द हो जाएगा, पश्चिमोत्तर। इसी तरह से एक उदाहरण देखते हैं ऋण वाला। जब आ और आ के पश्चात में री हो तो क्या होता है, अर। उदाहरण के लिए
महा, महा में क्या निकल रहा है, महा, बड़ा आ की मात्रा निकल रही है, महा यानी आ रहा है, और ऋष, ऋष में क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो मैंने बताया था कि जब आ या आ के पश्चात री हो तो हो जाता है अर, तो यहाँ पे कौन सा शब्द बन जाएगा, महर्षि। क्या बन जाएगा, महर्षि। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो आइए एक बार परीक्षण कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ शब्द देने जा रहा हूँ और इन्हें आपको परिवर्तित करके लिखना है, और साथ ही साथ में आपको ये पहचान कर लिखना है कि इनमें कौन सी संधि है। तो ये शब्द हैं राम और अनुज। इसका परिवर्तित स्वरूप क्या होगा ये आपको लिखना है, और साथ ही साथ में यहाँ पर कौन सी संधि है, जो मैंने नियम बताए हैं वो आपको लिखना है। वन आगमन, इसके बाद में एक शब्द है महा उत्सव, और एक और शब्द है महा ईश। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, और इन प्रश्नों का हल आप ढूंढिए, इन प्रश्नों। तो आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे एक और संधि के बारे में, यण संधि। इसमें प्यारे बच्चों ये होता है कि ई और ई के पश्चात विजातीय स्वर हो। विजातीय मतलब उसके बाद में आ हो या ऊ हो तो क्या हो जाता है, उसकी जगह पर या हो जाता है, या। छोटी ई और बड़ी ई के बाद में अगर कैसा शब्द हो, विजातीय, जैसे कि अ या उ, तो क्या हो जाएगा, या। और उ या उ के पश्चात में कोई अन्य स्वर हो। पहले की संधियों में किसी भी ह्रस्व या दीर्घ के मिलने से, वृद्धि संधि में क्या हो रहा था, ह्रस्व या दीर्घ के मिलने से एक वृद्धि वाला स्वर जो है, दीर्घ स्वर आ रहा था। इसी तरह से गुण संधि में क्या हो रहा था, अ या आ के साथ में ई या ई के मिलने से हो रहा था ए, और अ या आ के साथ में उ या ऊ के मिलने से हो रहा था ओ, और री के मिलने से हो रहा था अर। लेकिन अब यहाँ पर पूरा का पूरा परिवेश बदल चुका है। ई या ई के साथ में अगर कोई अन्य स्वर है तो हो जाएगा य, उ या ऊ के साथ में कोई अन्य स्वर हो जाएगा है तो हो जाएगा वा, और री के पश्चात अन्य स्वर है तो हो जाएगा र। तो अब देखते हैं एक उदाहरण, अति और अधिक। अति में क्या निकल रहा है, बिल्कुल सही, छोटी ई की मात्रा। क्या निकल रहा है, छोटी ई की मात्रा। और अधिक में क्या निकल रहा है, आ। तो अब यहाँ पर ई के बाद में क्या है, आ है। अगर ई के बाद में ई होता तो यहाँ पे हो जाती दीर्घ संधि, और यहाँ पे दीर्घ स्वर आ जाता है। लेकिन हमने परिभाषा में पढ़ा है कि ई या ई के बाद में अगर कोई भी विजातीय स्वर है तो उसकी जगह पर हो जाएगा या। तो नया शब्द क्या बनेगा, अत्यधिक। क्या बनेगा, अत्यधिक। ता जो है वो आधा हो जाएगा, और ई की जगह या आ की जगह पर आ जाएगा या, और शब्द बन जाएगा अत्यधिक। एक और उदाहरण देख लेते हैं, इत आदि। क्या हो जाएगा, इत आदि। छोटी ई की मात्रा निकल रही है और बाद में बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे या हो जाएगा और हो जाएगा इत्यादि। तो हमने जाना यण संधि के बारे में। अब देखते हैं हम लोग अयादि संधि। विद्यार्थियों आइए अब सीखते हैं अयादि संधि के बारे में, और इसके बाद में मैं आपको दूंगा कुछ गृह कार्य जो आपको करना है। तो ए के साथ में कोई अन्य स्वर मिलने पर हो जाता है आय, यानी ए हो, उसके बाद में आ ई उ कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, आय। और इसी के साथ में आय के साथ में कोई अन्य स्वर मिलने पर हो जाता है आय, ठीक है। ओ के साथ अन्य स्वर मिलने पर हो जाता है अब, औ के साथ अन्य स्वर मिलने पर हो जाता है आब। ए के साथ अन्य स्वर मिलने से अय के साथ किसी अन्य के स्वर के मिलने से आय, ओ के साथ किसी अन्य स्वर के मिलने से अब, और औ के साथ किसी अन्य स्वर के मिलने से आप। उदाहरण देख लेते हैं, ने और अन। ने में क्या निकल रहा है, एक ही मात्रा, बाद में आया है अन, तो इसकी जगह पर हो जाएगा आय, तो क्या हो जाएगा, नयन। क्या हो जाएगा, नयन। एक और उदाहरण देख लेते हैं, गए, गे और अक, तो क्या हो जाएगा, गायक। अगर ओ का देखें तो पो और अन, तो पो के साथ, ओ के बाद में अगर कोई दूसरा स्वर होता है तो उसके बाद में क्या हो जाता है, मैंने बताया था अब। तो पवन, क्या हो जाएगा, पवन। और अगर यहाँ पे होता पौ और अक, तो मैंने बताया था आब हो जाएगा, तो क्या हो जाता, पावक। तो
तो मेरे ख्याल से विद्यार्थियों संधियों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ गृह कार्य आपको दे रहा हूँ, इसे आपको करना है और उसके बाद में अगर कुछ शंका रह जाती है आपकी संधियों के बारे में तो आप मुझसे संपर्क करेंगे। इसी के साथ में ये वीडियो कक्षा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।